हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और एकदम झकास होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सर कौन है? तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है अमन सर और मैं आप जैसे दोस्तों को डॉक्टर बनने में पिछले 8 सालों से मदद कर रहा हूँ। और मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये सिखाऊँगा नहीं बल्कि खिलाऊँगा भी, सैंडविच की तरह। ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगा। देखो, आपने जैसे सैंडविच खाया होगा ना, वैसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। सैंडविच क्या होता है? सैंडविच के अंदर ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है और बीच में स्टफ़ होता है। ककम्बर हो गए, चीज़ हो गए, जो भी जिसको पसंद है। तो सैंडविच के अंदर जैसे ब्रेड है ऊपर, नीचे ब्रेड है और बीच में स्टफ़ है, वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नीचे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे ही ब्रेड था ना, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे इसमें ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव और बीच में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन तो आएगा ही ना। तो बीच में क्या आएगा बच्चों? हाइड्रोजन आने वाला है। तो जैसे ही आप सैंडविच खाओगे आज के बाद, तो आपको क्या याद आएगा बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जब भी देखो तो सैंडविच को ध्यान से समझना। जैसे ही सैंडविच था ना, वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव और बीच में हाइड्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, वो हम लेंगे क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बदमाश बच्चा होता है, सबसे शैतान बच्चा होता है, वो होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए फ्लोरीन का, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बदमाश जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो कौन है? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ऊपर भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नीचे भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बीच में क्या आएगा बच्चों? हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आप सैंडविच खाते हो, वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को याद रखो कि सैंडविच में ब्रेड है, ऊपर नीचे भी ब्रेड है और बीच में क्या है? स्टफ लगे होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव और बीच में हाइड्रोजन। समझ में आया दोस्तों? आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सपोज़ करो कि मेरे पास एक एचएफ का मॉलिक्यूल है। ये एक एचएफ का मॉलिक्यूल है। अब कई सारे एचएफ के मॉलिक्यूल होंगे, हमारे पास एचएफ आ गया तो। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल है। अब इसमें इस हाइड्रोजन को आप ध्यान से देखो, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये 2 फ्लोरीन के बीच में नज़र आ रहा है। किसके बीच में नज़र आ रहा है? इन 2 फ्लोरीन के बीच में। तो याद करो मैंने क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के बीच में आए ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों? ये किसके बीच में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया? जब भी हमारे पास हाइड्रोजन सैंडविच की तरह 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए ना, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज के बाद दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी पूछे, तो सैंडविच को याद कर लेना, क्योंकि सैंडविच आपको खिलाया जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड समझाया जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। तो ये एचएफ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है?
यही डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई थी कि हाइड्रोजन एटम बिटवीन 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डॉटेड लाइन से। समझ में आ गया? इसकी एप्लीकेशन को ध्यान से देखो। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली। अब मान लो कि मैं वाटर का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। सपोज करो दोस्तों, ये मेरा वाटर है और ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, और मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया वाटर का। अब ये 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। इस वाटर के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, तो इस वाटर का जो हाइड्रोजन है ना, और नीचे का एक हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन के बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये हाइड्रोजन इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हमारा क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए। ठीक है, देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी होगी तो हमारे पास मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसको ऐसे सोचो, यदि हमारे पास वाटर है तो वाटर में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और वाटर के अंदर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पानी हमने लिया है, और इस पानी में आपस में जो बॉन्डिंग हो रही है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हम इसको बॉईल करेंगे तो हमें दो बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी। एक तो कोवलेंट बॉन्डिंग और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना? जब एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू एच बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू एच बॉन्ड। आ गया समझ में बच्चों? तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा बॉन्ड करवा दी, जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्ड। दिक्कत नहीं है। एचएफ ले लो या H2O ले लो, दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने करवा दी, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो गया ना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा, यानी कि हमने सैंडविच अच्छे से खा लिया। सैंडविच का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के बाद भूलना मत, जब भी सैंडविच याद आए हाइड्रोजन बॉन्ड को दिमाग में ले आना। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, दो टाइप का होगा। एक तो होगा इंटरमॉलिक्यूलर, और एक होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। अब आप बोलोगे सर इंटर और इंट्रा क्या होता है? देखो, सब याद करवा दूंगा आपको, ध्यान से देखना। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है बच्चों? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, इंटरमॉलिक्यूलर में बिटवीन द मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि मैंने वाटर लिया है, तो वाटर में हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए। अब दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, therefore it is called intermolecular hydrogen bonding। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, वो मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है? इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में नजर आ रहा है। therefore it is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्ड हो रही है, therefore it is called इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब ये होता है इंटरनेशनल, बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि जब दो मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इंटरमॉलिक्यूलर। समझ में आ गया? एक होता है अपना इंट्रामॉलिक्यूलर। ये क्या होता है? ये होता है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के केस में ये आना चाहिए। एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो कि मेरे पास एक कोई कंपाउंड है जिसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। क्या नाम है बच्चों? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल।
तो दोस्तों ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल को आप जब भी लिखना चाहोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। तो दोस्तों ध्यान से देखो, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल कुछ ऐसा हो गया। अब ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में ये OH जो था, ये इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आपको दिख रहा है। तो देखो ध्यान से दोस्तों, ये जो हमारा हाइड्रोजन था, ये कहाँ है? इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है, अरे बोलो ना, है ना? इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? अब देखो, ये सेम मॉलिक्यूल में है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी तो उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब सेम मॉलिक्यूल में हो। तो दोस्तों इनके बीच में ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक ही मॉलिक्यूल था ना, इसी में क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा है। अरे जब दो के बीच में एक फंस जाए तो कौन सी बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस कंपाउंड के अंदर पहले से जो रिंग था उसको छोड़ के एक एक्स्ट्रा रिंग बन रही है। ये कंपाउंड में आप एक्स्ट्रा रिंग देख रहे होगे, ये वाली, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जब एक्स्ट्रा रिंग बनेगी ना, तो इसको हम कहते हैं चिलेशन। क्या कहते हैं? चिलेशन, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं। तो चिलेशन की वजह से क्या होगा? एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ रिंग बनेगी, तो बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई ना। तो बॉन्डिंग जब स्ट्रांग हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसके बीच में चिलेशन हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। आ गया समझ में? तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। चिलेशन का मतलब क्या होता है? जब एक्स्ट्रा रिंग फॉर्म होती है ना, रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड चिलेशन। और चिलेशन में उसकी स्टेबिलिटी को हम इंक्रीज करते हैं। एंड 5 and 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल होता है। 5 या 6 मेंबर की रिंग बनेगी ना तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया दोस्तों? स्टेबिलिटी बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं दोस्तों। हमने क्या करा, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल लिया था। एक क्वेश्चन आया था इस बार, नीट में आया था 2 साल पहले, कि मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है और मेरे पास पैरा नाइट्रोफेनॉल है। अच्छा, सेम क्वेश्चन जो है ना आपके एनसीईआरटी के क्लास 12th में गिवन है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को कि क्लास 12th की एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना है। तो दोस्तों क्लास 12th की एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है, 11th की एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया था नीट ने ये। देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है और हम अब बात करते हैं पैरा नाइट्रोफेनॉल की। दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफेनॉल। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड दिस इज पैरा नाइट्रोफेनॉल। अब हमने अभी सीखा है कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जिनकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़नी चाहिए थी। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में हम बॉन्डिंग करने वाले हैं। कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? हम ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में इंटर करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, है ना? इंटरमॉलिक्यूलर। और पैरा नाइट्रोफेनॉल में इंट्रा किया हमने। ऑर्थो में जब हमने इंट्रा कर दिया तो इसमें हमें इंटर तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इंट्रा कर दिया किसमें? ऑर्थो में। तो पैरा में इंटर होगी, इंट्रा नहीं होगी, क्योंकि यदि आप इंट्रा करने जाओगे तो रिंग 6 से ज्यादा की बन जाएगी, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? एक और रिंग बनाने जाओगे। एक और रिंग बनाओ,
क्योंकि मॉलिक्यूल तो कई सारे होंगे ना। यहाँ पर आपने एक और रिंग बना दी। अब इनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर। अब ध्यान से देखो, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या हो रहा है? एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। तो जब भी एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा ना, इसका मतलब है कि उनकी मास क्या होगी? बढ़ जाएगी। और मास बढ़ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इंटर और इंट्रा में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? तो याद रखना, इंटर की। क्योंकि इंटर में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रा था और यहाँ पर हमारे पास इंटर था। तो इंट्रा और इंटर में ज़्यादा अच्छी बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? तो सर इंटर की होगी। समझ में आया? बिकॉज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। ठीक है, बहुत आसान। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है सारा कुछ कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। समझ में आया दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एसोसिएशन हो रहा है, मतलब कि मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। अब मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा। और उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी ना। तो दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करने वाले होंगे। समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि सपोज करो कि मेरे पास यूरिया है। ये मैंने लिया है दोस्तों यूरिया, और मैंने एक लिया है एसीटोन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यूरिया और एसीटोन में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी या किसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी? जिस जिसको इसका फॉर्मूला याद होगा ना, वो तुरंत ही आंसर दे देगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, यूरिया को हम कैसे लिख सकते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर मैंने दिया है NH2। और एसीटोन को हम कैसे लिख सकते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या है? H3। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है? क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग तो पहले से है, अब तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है? यूरिया में हो रही है। क्योंकि यूरिया में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे नजर आ रहा है? इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? एच बॉन्ड हो रहा है ना? है ना? तो यहाँ पर एच बॉन्ड होगा, तो एच बॉन्ड की वजह से इनकी स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं कि यूरिया में हमने एच बॉन्ड करा दिया। अब आप मेरे को बताओ, क्या एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं सर। एसीटोन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि एसीटोन में ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में तो हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। ध्यान से देखो, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ है, बट इसके पास में इसका बिल्कुल पड़ोसी कौन है? कार्बन है। कार्बन है ना? तो जब कार्बन इसका पड़ोसी है, दैट मीन्स इसमें एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्योंकि एच बॉन्डिंग किसको याद करोगे? सैंडविच को याद करोगे। सैंडविच में क्या था कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। वो तो है ही नहीं, तो इनके बीच में तो आएगा ही नहीं। का मतलब क्या है? इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होगी। तो यूरिया के केस में ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है।
तो हमने क्या सीखा आज बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों जब भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो आपके दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल चमकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई। एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई। तो हमने जब भी आज के बाद जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी तो आप क्या याद करोगे? सैंडविच को याद करोगे। सैंडविच याद होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ो और घबराना नहीं है। याद रखो, बचपन में आपने एक सपना देखा था कि आपके ऊपर एक व्हाइट कलर का कोट होना चाहिए। तो दोस्तों 9th में, 10th में, 11th में जो आपने सपना देखा था कि व्हाइट कलर का कोट हो और स्टेथोस्कोप हो आपके पास, उसको कभी भूलना मत। और डॉक्टर बनना ही बनना है। 2023 के नीट को क्रैक करना है। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट। थैंक यू।